गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। और आप सब कैसे हो? ठीक है मैम। क्या हुआ, नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या आप लोगों ने? किया है मैम, अपना बताइए। मैंने भी कर लिया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैंने सोचा पूछ लूँ नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं। सबने किया नाश्ता? जी मैम, शायद मैंने आज नहीं की है इसलिए वो धीरे बोल रही है। आज आपने नाश्ता नहीं किया बेटा? हाँ मैम, किए हैं। क्या खाए हो आप? रोटी और सब्जी। अच्छा, मम्मी ने बनाया था या आपने? अम्मी बनाती। अच्छा अच्छा, ठीक है। सबने नाश्ता किया ना? लिख दो, मैसेज ही लिख दो, हाँ मैम मैंने कर लिया, सबने कर लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? पदार्थों का पृथक्करण। अच्छा, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ क्या होता है बेटा? पदार्थ मैम किसी कोई भी सामान हो गया, कोई भी मतलब मटेरियल्स सामान हो या गया, वस्तु की किसी भी समान। कोई भी वस्तु। हाँ, बहुत अच्छा। पृथक्करण का क्या मतलब होता है? पृथक्करण, इस टर्म को बताओ। पृथक्करण का मतलब होता है मैम कि एक मतलब एक दूसरे से अलग करना। जैसे हाँ कि हाँ, बोलो बोलो। जैसे कि मतलब मैम, मतलब पानी में चीनी है, उसको हम अलग कर देंगे पृथक्करण करके, ये भी हो जाएगा उसका एग्जाम्पल। ठीक, सही है, अलग करना है। पृथक का मतलब ही होता है, एक टर्म है पृथक और करण अलग। पृथक का मतलब होता है अलग, और करण जो है ना एक प्रोसेस है। इन दोनों टर्म को मिला करके पृथक्करण ये कंप्लीट एक वर्ड बना है, पृथक्करण। पृथक्करण एक प्रोसेस है जिसको अलग करना बोलते हैं। पृथक का मतलब अलग होगा, करण मतलब करना, इट मीन्स क्रिया वहां पे आ गया। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, हम सभी देखते हैं, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में पदार्थों को, किसी भी सामान को अलग करते हैं। सबसे सुबह उठते उठते हमें क्या चाहिए होता है? चाय चाहिए होता है। चाहिए होता है या नहीं? सबको चाय चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता कि सबसे पहले आप लोग क्या। हाँ, मुझे भी चाय चाहिए होता है क्योंकि चाय कंपल्सरी, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ शुरू हो जाती है वन डे की। तो क्या होता है, जैसे चाय बनाते हैं हम सभी तो चाय पत्ती का यूज करते हैं। टी लिप्स का यूज करते हो आप लोग? टी लिप्स का यूज करते हो ना? तो टी मैम लिप, हाँ जी बोलिए। मैम। हाँ, चाय की पत्ती को थोड़े देर बॉईल करते हैं, उसको पानी में अच्छे से खौला देते हैं, फिर उसके बाद उसको छलनी से, जो चाय छन्नी होती है, चाय छानने वाला एक, देखा ही होगा सबके पास तो होगा, ये प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, जैसा भी हो, उस पे हम लोग उसको छानते हैं। तो ये जो छानने का जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं पृथक करना। पृथक आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड का, बहुत तरीके का सामान होता है जो एक दूसरे में मिक्स होता है, या हम मिक्स कर सकते हैं उसको, तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो सभी चीजों को अलग करने का एक अलग अलग प्रोसेस होता है, उसी सब प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कि चाय से, चाय को अलग करने के लिए चाय पत्ती का हमने जो यूज किया, छलनी का, चाय छलनी का, वो हमने उसको छान के अलग कर लिया। अगर दूध से आपको निकालना है मक्खन, तो आप उसको मत करके देखोगे, मत नहीं आता है, ऐसे ऐसे बना होता है, बहुत लोग को मैंने देखा है, वैसे वो अलग करते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा उसको एक तरह से मिक्स करते हैं, दूध को या दही को बहुत ज्यादा, एक व्हील टाइप का लगा होता है नीचे में, ऐसा बर्तन मैंने देखा है, मार्केट में आप सब देखना, और ऊपर से डंडी लगी होती है, उसको बहुत देर तक ऐसे उसको मूव किया जाता है दूध या दही में, जो भी आपके पास है।
आप उसको जब बहुत ज्यादा लाइट करोगे, मूव करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और वो जो उस ऊपर जो मलाई होती है, जो मक्खन का फॉर्मेशन करेगी बाद में, तो वो ऊपर आ जाएगी, सब आपस में एकजुट होकर के एक बड़ा सा गोला बन जाएगा मक्खन का, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। और लिक्विड जो सब्सटेंस है जो ज्यादा भारी था, वो जैसे दूध का जो बचा हुआ सब्सटेंस वो नीचे रह जाएगा, और मक्खन जो कि लाइट होगा दूध से, वो आपके उस बर्तन में लगा रहेगा या साइड में कॉर्नर पे आ जाएगा, है ना। इस तरह का छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि आप बहुत दिनों तक एक पतीले में दूध को बॉईल करो। दूध को बॉईल तो हम सब करते हैं, थोड़े देर के बाद देखोगे ना, जैसे दूध ठंडी होगी, जो मलाई होती है ना बेटा, ऊपर आ जाती है। देखा है कि नहीं देखा है किसी ने? जी मैम। हाँ, थोड़े देर के बाद दूध बॉईल करके तुमने रख दिया, तो मलाई जो होती है ना, ऊपर आके वो पड़ी रहती है। इट मीन्स वो हल्की हो जाती है, इसलिए ऊपर में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद 3.1 में चाय को छानते हुए दिखाया गया है। आप लोग जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे देखते चलना, माइंड में ज्यादा दिनों तक रहेगा। और पता है मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है, जब फसल कटता है, फसल कटाई का जब समय आता है, तो अनाज को भूसे से अलग करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को हम लोग अलग करते हैं। हम कपास को ओढ़ते हैं। कपास को ओढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो सीड्स से बहुत सारा वो जो कॉटन है उसको निकाला जाता है। नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, सबने खाया है। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, जब पोहा वगैरह या इस तरह का कोई भी चीज बना हो जिसमें से आपको वो चीजें नहीं पसंद हो, तेज पत्ता यूज किया, तेज पत्ता। यस हाँ मैम। मैम। हाँ, तो उसको देखोगे ना, अगर वो किसी खाने में पड़ा है तो वो तो हम खाते नहीं है ना, वो हम एज उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्वाद के तड़का। लिए। हाँ, स्वाद के लिए और तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं। जी स्वाद होता है और हेल्दी भी होता है। बट या चाय में भी आप डाल के उसको बनाओगे, तो लास्ट में क्या करना है आपको, उसको तो हटाना ही है। बट अगर सब्जी मिली और सब्जी अगर आपके प्लेट में रखी है, उसमें तेज पत्ता है, तो आप उसको वैसे ही हटा देते हो हाथ से लेकर के। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बताया गया कि पोहा मिला अगर आपको खाने के लिए, बहुत सारे वहां पे मिर्ची कटी हुई है, तो वो तो पोहे में से मिर्ची आपको दिखती रहती है, और इस दिखने के कारण आप उसको अपने हाथों से चुन के हटा सकते हो, तो ये इजी होता है। और जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है कि अगर आपको दो फलों को दिया गया है, दोनों आपस में मिक्स है, और आपको अलग करने के लिए बोला जाए, तो क्या ये काम बहुत टफ होगा? नहीं मैम, बोलो। हो जाएगा। ये बहुत आसान हो जाए कि आप दो फलों की टोकरी लोगे, एक साइड आम रखोगे, एक साइड लीची रखोगे। एक साइड आम होगा तो आम, एक साइड अमरूद होगा तो अमरूद। इसको सेग्रीगेट करना, इसको अलग करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना सेप साइज में, तो यहाँ पे इनको अलग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? जी मैम। और नेक्स्ट 3.2 एक इमेज है, उसमें देखो उसने कैसे यहाँ पे मथना शुरू किया है। इस तरीके से भी दूध या दही का मंथन किया जाता है, एक तरह से मथा जाता है। समुद्र मंथन वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, उसमें भी इसी तरह से मथा गया था। तो इसको मथ करके, हाथों से भी बहुत लोग करते हैं गाँव में, जिनके पास इस तरह की घिरनी नहीं है, और वो हाथों से मथ के भी मक्खन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लाइट होके ऊपर आ जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए गए पदार्थ जो होते हैं ये आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों, तो ये काम आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा, जैसे कि आपने एक साइड आम रख दिया, एक साइड अमरूद रख दिया। अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे में घुले मिले हो, उनको अलग करना थोड़ा टफ होता है, कंपेयर टू आम या लीची को अलग करने की अपेक्षा। सही बोला या नहीं? सही है। जी मैम। अगर अगर आप सोचो जरा, आपको थोड़ा सा बालू दे दिया जाए, उसमें कोई नमक दे दिया जाए, और इन दोनों से मिक्स ग्लास को अगर आपको दे दिया जाए और अब बोला जाए कि आप हाथ से चुन के अलग करो, अपने हाथ से चुनो और अलग करो, तो ये काम हो पाएगा क्या? बहुत मुश्किल है। जी मैम, बहुत मुश्किल होगा। बहुत टफ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है बच्ची ने, बट इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा बालू दे दिया गया है और 1 चम्मच नमक दे दिया गया है,
तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस नमक और बालू को पानी में डाल दो या उसमें पानी डाल दो। पानी जब डाल दोगे आप नमक और बालू के दोनों के मिक्सर में, दोनों के मिश्रण में, तो नमक क्या हो जाएगा ना, वो पानी में घुल जाएगा और बालू पानी में नहीं घुलेगा। उसके बाद आप क्या करो, जब दोनों घुल गया आपस में, तो थोड़ी देर छोड़ दो उसको, 2-3 मिनट के लिए। बालू देखोगे नीचे बैठ जाएगा और नमक तो पानी में घुल जाएगा। उस पानी को क्या करो, धीरे धीरे से उड़ेल के एक पॉट में डाल दो और उस नीचे जो तलछटी वाला भाग था, जो तली का भाग था, जो ग्लास के नीचे का भाग था, वहां पे देखोगे बालू तो बैठा रहेगा। तो इस तरह से आपने उस पानी को अलग किया और बालू को अलग किया। और बालू को चाहो तो सुखा लो। फिर उसके बाद जो वो पानी आपने अलग किया था बेटा, उसको धूप में छोड़ दो थोड़े देर तक। उसमें से जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा, नमक जो है ना, नमक का लेयर वैसे आपके उस बर्तन में जिसमें आपने उस पानी को डाला था, उसमें वो देखोगे अपनी एक परत बना लेगा, जम जाएगा वो, जैसे जैसे वहां से वेपर के थ्रू वाटर निकलेगा। तो यहाँ समझ में आया यहाँ तक? हाँ मैम। अब अगर कोई बोले समझ कि गई। बालू और नमक के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे, तो आप समझ गए? जी मैम। आपको समझ में आ रहा है सपना, महनाज? कोई दिक्कत हाँ है तो मैम, बताइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक पहेली ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। पर पहेली जानना चाहती है कि हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये इसका जवाब आप लोग बताओ मुझे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताती हूँ। पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों? सपना, जी मैम। क्यों अलग करते हैं बेटा? कोई भी पदार्थ जो आपस में मिक्स होता है उसको हम अलग क्यों करते हैं? उसको अपने शेप में, मतलब जैसे कि आपने बताया कि बालू और चीनी को मिला दें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, कोई किसी भी दो पदार्थ को हम लोग इसलिए अलग करते हैं कि अगर अगर दोनों पदार्थ, अगर नमक और पानी दोनों हमारे लिए यूजफुल है, उसका सॉल्यूशन, तो हम उसको नमक को इसलिए अलग कर लेंगे कि नमक को सूखे फॉर्म में हम यूज कर सके और पानी को अलग फॉर्म में यूज कर सके। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको चावल आज बनाना है, चावल बनाने से पहले मम्मी को देखती हूँ उसमें से कंकड़ वो निकालती है। तो उसमें से अगर वो गंदगी है, अशुद्धि है, गलत चीज है जो कि खाया नहीं जा सकता, तो उसको आप हाथ से सेग्रीगेट कर सकते हो, छून के फेंक देते हो। क्या कंकड़ का आप यूज करते हो? नहीं मैम। तो इसका पर्पस ये है किसी भी पदार्थ को अलग करने का कि पहला कि हम उसको अपने खाने के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सके जैसा हमको चाहिए। दूसरा, अगर उसमें अशुद्धियां हैं उनको हम फेंक सकें। अगर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों चीजें हमें यूजफुल है हमारे लिए, तो हम दोनों का अलग अलग फॉर्म में यूज कर सके। तीसरे वाले का एग्जाम्पल समझना। मैंने बोला कि बहुत दिनों तक अगर दूध पड़ा हुआ है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और उसमें से आपको मक्खन निकालने हैं, तो आप उस मथनी से, जैसा दिखाया था इमेज में, ऐसे ऐसे मथोगे तो वो जो लाइट होकर के मक्खन है बेटा ऊपर आ जाएगा। अब वो जो लाइट वाला जो वाटर बचता है, वाटर वाला पार्ट, मिल्की पार्ट जो बचता है, उसको हम लोग छाछ बोलते हैं। बहुत, पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं, या बहुत लोग तो फेंक देते हैं। दही से छाछ एक्चुअली निकलता है, बट उसका भी यूज कर लेते हैं बहुत लोग। ठीक है, दही को भी आप बहुत दिनों तक इस तरह से जमा दो, बहुत दिनों तक रख दो, उसको भी ऐसे 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 मथते चले जाओ, तो वो भी हल्की होके मक्खन को ऊपर छोड़ देगी। और जो वेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग छाछ बोलते हैं। छाछ में जीरा पाउडर और नमक डाल के पीने में बहुत मजा आता है। पता नहीं किसी ने पिया है कि नहीं। छाछ पिए हो आप लोग? जी मैम, मैं पिए। अच्छा, तो वो, हमने पिया है मैम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जान के कि पिए हो आप। अब तो लोग उतना प्रेफर ही नहीं करते, जूस पीना पसंद करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। और वो छाछ जो है ना बेटा, वो हमारे लिए बहुत, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है। और वो जो मक्खन है आप उनका अलग यूज किए। अब मक्खन से तुम क्या बना लोगे? घी बना लोगे,
एक साइड तो आपको छाछ मिल गया, जिनको छाछ पीना वो छाछ पियेंगे, जो दही खाना पसंद नहीं करते जिनको छाछ पसंद है। और एक साइड आपको मक्खन मिल गया, मक्खन से आप घी बना सकते हो, और घी का बहुत तरीके से यूज होता है। हमारे हमारे हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से लेके पूजा पूजा वगैरह में भी, मार्केट में ऐसे सेल करते हैं। आपको जिस फॉर्म में भी दही घी खानी है, रोटी पे लगा के खानी है, दाल में उसका तड़का लगा के खाना है, अब आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आप उसी तरीके से जब वो दही में था उस फॉर्म का यूज कर सकते थे? वैसे नहीं कर सकते थे, जैसा हमें अब चाहिए होता है। घी डाल के अगर मुझे खानी है तो घी चाहिए, तो घी बनाने के लिए हमको दोनों को अलग करना पड़ेगा। और चूंकि हमारा जो छाछ है वो भी और मक्खन है वो भी दोनों हमारे लिए यूजफुल है, जरूरी, आवश्यक है, मतलब अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट पार्ट है तो आप उसको फेंक दोगे, वैसा तो वेस्ट पार्ट है नहीं। तो आप ऐसे दोनों चीजों को, जो कि दोनों हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम दोनों का यूज करते हैं। यहाँ पे एक सारणी बनाई है 3.1, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट दिया है कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, क्योंकि चावल से पत्थरों के कंकर को आपने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो ठोस अवयव थे, हम खाते तो उससे हमें नुकसान होता, तो आपने उसको चुन के फेंक दिया। मक्खन प्राप्त करने के लिए आपने दूध का मंथन किया, क्योंकि अनुपयोगी अवयवों को आपने दूर कर दिया। बट यहाँ पे अनुपयोगी लिखा, अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी ही है। आपको जैसा मन, आप जैसा यूज कर सके। उसमें से अशुद्धियों को फेंक देते हैं, बहुत लोग फेंक देते हैं। मैंने ये भी बताया था कि छाछ भी बहुत लोग फेंक देते हैं, पीना नहीं पसंद करते, क्योंकि बहुत खट्टा अगर हो गया है तो बहुत लोग फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को अलग करना, क्योंकि हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर कर दिया गया। चाय की जो पत्ती है, चाय की पत्ती को तो हम खाएंगे नहीं, उसका बॉयल करके ही पी सकते हैं ना, इस तरह से अलग करना जरूरी था। हमने दोनों अवयवों का उपयोग किया। चाय की पत्ती को भी हमने गार्डन में एज ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर लिया, उसका पेड़ों के नीचे यूज कर लिया, क्योंकि वो एज एक तो खाद की तरह काम कर सकता है ना। समझ में आया? चाय की पत्तियों से किसी ने देखा है पेड़ों में डालते हुए चाय की पत्तियों को? पता नहीं किसने देखा है कि नहीं, बट हम लोग तो डाल देते हैं। नेक्स्ट है, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करो या पूछ लो, बाद में मत बोलना। महनाज, सपना, समझ में आ गया मैम। अच्छा ठीक है, बहुत। जी मैं समझ गया। यहाँ पे बताया गया है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले अगर उसमें कुछ हानिकारक चीजें या उपयोगी या अनुपयोगी जैसी भी चीजें हो, हम उनको अलग करते हैं। जैसे चावल का एग्जांपल लिया, चावल बनाने से पहले जो वेस्ट मटेरियल था आपको चुन के आपने निकाल दिया। दाल में भी कंकर होते हैं, उनको भी निकाल देते हो। सब्जियों में भी आप ऐसा करते हो, सब्जी काटते हो, अगर कुछ सब्जियां अगर खराब है तो आप उनको अलग करके फेंक देते हो। उसी तरीके से आप सभी चीजों के साथ ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे बताया है कि हम जितने भी जिनकी हमें आवश्यकता होती है उसका आप यूज करते हो, वेस्ट पार्ट को फेंक देते हो। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। जब दो सब्सटेंस को अलग किया जाता है, चावल और कंकल का ही एग्जांपल लेते हैं बिकॉज ये इजी होता है, यहाँ बोर्ड में इन्होंने दिखाया भी है। तो दो डिफरेंट टाइप के शेप साइज के मटेरियल अगर आपस में मिले हैं और उनका क्वालिटी अलग है ना, तो आप उनका माप, मतलब माप का मतलब हो गया साइज अगर उनकी अलग है, द्रव्य का मतलब हो गया एक तरह से उनका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, क्वांटिटी अगर वो अलग है तो आप उसको अलग कर सकते हो। अगर कंकर मिला हुआ है तो कंकर को आपने चुना और चुन के आपने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि चावल के शेप साइज के कंपेयर में वो जो कंकर था या तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा। का चावल के जैसा कंकर का तो शेप साइज नहीं ना होगा बेटा, नहीं मैम, और कठोर भी होगा। कठोर भी होगा कंपेयर टू द चावल। कठोर से हाँ, आप सही बोलो। से हम आसानी से उसे मतलब खा तो लेंगे, लेकिन हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा मैम। हाँ, अगर अंदर वो जा गलती से चला गया फूड, हाँ, फूड के साथ हमारे अंदर चला गया तो वो नुकसान ही करेगा। या कभी कभी देखो ना, गलती से चला भी जाता है दांतों में तो अजीब सी सेंसेशन होने लगती है हमारे दांतों में, जैसे लगेगा कि उसको अभी तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि वो वेस्ट था। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस, कोई भी हो सकता है जिसमें से आपको अलग करना पड़े।
ये आपस में मिले हो सकते हैं, इनको अलग करना पड़ सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज ठोस है और कोई चीज लिक्विड है, या कोई चीज लिक्विड है कोई चीज गैस है, उनको हम कैसे अलग करेंगे। अगर दो दो चीजें ऐसी हैं जिनके प्रॉपर्टी, जिनके स्ट्रक्चर में, जिनकी बनावट में काफी अंतर है, भिन्नता, अधिक भिन्नता का मतलब काफी डिफरेंसेज है, उनको हम कैसे अलग करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट 3.1 में बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, आपको सेग्रीगेशन के, पृथक करने के बहुत सारी विधियां होती हैं। इन विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटीज 2 में देखो क्या बताया गया है। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में ले आइए। ये बता रहे हैं कि अनाज का एक पैकेट आप दुकान से खरीदो, क्लास में ले जाओ और उसकी कागज के एक सीट पे फैला दो। ठीक है, अगर आपने अनाज खरीदा है, अगर आप उसको कागज की सीट पे फैला दिए हो तो आपको क्या मिलेगा, कोई बताएगा। अगर आपने अनाज खरीद के लाए और कागज की सीट, हाँ बोलो। उसमें से कंकड़ भी चुन सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब और और कुछ धान अशुद्ध के, पदार्थ जितनी भी रहेगी मैम, उसको अलग कर सकते हैं आसानी से। आपको कुछ धान के टुकड़े भी मिलेंगे, कुछ भुस्सियां मिल जाएंगी धान की, है ना। जी मैम। जी, अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे भूसे वगैरह को, ये सब चीजों को अलग कर सकते हो। इसको हस्त चयन विधि बोलते हैं, मतलब हाथ से चुन के अलग करना। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ, चयन मतलब चुनना। ये टर्म याद रखना, हस्त मतलब होते हैं हाथ और चयन मतलब चुनना। तो हाथ से चुन करके जिन चीजों को हम अलग करते हैं, उस मेथड को, हाथ से जो भी काम करते हैं उसको हस्त चयन विधि कहते हैं। ठीक है, और इस विधि का उपयोग हम गेहूं को चुनने में करते हैं, चावल को, दाल को भी चुनने में करते हैं। कुछ बड़े साइज के पत्थर अगर आपको भूसे अगर निकालने हैं, गलती से अगर है आपके उस चावल में, दाल में, तो आप ऐसे हटा सकते हो। ऐसी अशुद्धियों की जो मात्रा होती है बहुत अधिक नहीं होती है। देखो, अगर आपने 100 ग्राम अगर आप चावल लेके बैठे हो, 100 ग्राम बैठे हो, तो एक दो कंकड़ मुश्किल से आपको मिलेंगे, 2-3, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और ये तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे चावल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में कोई भी कंकड़ पत्थर मिलेगा, लेकिन बहुत ऐसे चावल भी होते हैं जिसमें ज्यादा कंकड़ पत्थर आपको मिलता है। सही बोल रही हो ना। जी मैम। बस मैम हाँ, अच्छे क्वालिटी वाले में नहीं मिलते। हाँ, अच्छे क्वालिटी वाले में आप देखोगे ना कि आप उनको बाजार से लाए और पैकेट फाड़ के आप उनको उसी तरह से तुरंत बना सकते हो, हाँ है ना। मैम, इसमें ज्यादा अब गंदगी भी नहीं होती है। हाँ, ये बात सही बोली आपने। बट कभी कभी क्या होता है कि बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अशुद्धियों की जो मात्रा होती है कम होती है। जैसे आप जितना चावल लोगे, क्या उतना कंकर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मात्रा कम होने का मतलब ये समझा रहे हैं कि अगर आप इतना सारा चावल लेके बैठे हो तो इसमें 2-3 कंकर या 5 कंकर बहुत हार्डली मिलेंगे। कंपेयर टू दैट प्रोडक्ट, हमारी जो अशुद्धियां होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए हाथ से चुन करके उनको अलग करने का जो काम होता है आसान होता है। अगर वही ज्यादा हो तो हमें वो चुनना बहुत हेडेक लगता है और शायद बहुत टाइम टेकिंग वाला काम होगा और हम करना भी ना चाहें, है ना, ऐसा होता है। अब तो इस तरह के चीजों के लिए हम हाथ से चुन करके चीजों को अलग कर देते हैं। दूसरा चला आया है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, पता नहीं किसी ने खेत वेत देखा है कि नहीं, खेत देखा है किसी ने। यस मैम, हाँ, देखा। खेतों में बहुत अच्छा, खेत में जब अनाज लगा होता है, जैसे मान लो गेहूं लगा हुआ है और गेहूं के साथ साथ चावल लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, कहीं चावल लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, सॉरी मैंने चावल यूज किया। तो आप अब अगर अनाज पक गया है तो किसान तो उसको काटेगा, काट करके क्या करता है, उसको थोड़े दिन तक धूप में छोड़ देता है सूखने के लिए। अनाज अगर पक गई है, खेतों में अगर बालियां पक गई, बालियां डेट मीन्स एक जो पौधा होता है पूरा, उसको बालियां बोलते हैं। वो पूरा उसको बांध देता है, काट काट के बांध देता है, एक गठर में बांध देता है ऐसे, क्योंकि एक एक ले जाना, एक एक पैडी का पौधा ले जाना टफ होगा ना। तो उन सबको जब काटता है तो उनको रस्सी से बांध देता है और वो अपने जगह पे ले जाता है जहां उसे रखना है, वहां ले जाता है, वहां पे जहां पे धूप आती है और धूप में कुछ दिनों तक सुखाता है। सूखे हुए जो जो पैडी के पौधे होते हैं,
मैंने अनाज धान का ही एग्जाम्पल लिया, सूखे होते हैं, उस पे क्या करता है, या तो वो डंडी से पिटता है, बड़ा अगर नॉर्मल किसान है तो, छोटा किसान है तो बड़े से डंडे से उसको खूब पिटता है, या अगर उसके पास डंडी नहीं है, उसके पास गाय है या बैल है, तो उनको देखोगे उस पे चलवाएगा, बार बार ये काम करेगा। उसके बाद चलने से क्या होता है ना, अनाज के जो दाने हैं वो उस सूखे बालियों में से वापस निकल के झड़ के नीचे अलग होने लगते हैं। या थर्ड तरीका ये है कि जिन बड़े किसानों के पास मशीन होती है, उनमें क्या करते हैं, मशीन में पूरे बड़े से गट्ठर को घुसा देते हैं, ऐसे जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, उससे घुसा देते हैं, और एक व्हील टैप लगी होती है, वो चलता जाता है, और उस पूरे जो गट्ठर है उसको छोटे छोटे पीसेज में, एकदम बारीक पीसेज में कट करता जाता है, जिससे क्या होता है ना, वो भूसियां भी अलग होके कटती जाती है, पूरी कटती जाती है। ये जो कट गया पूरा पूरा धान का आपका एक गट्ठर कट गया। अब उस कटे हुए सब्सटेंस में क्या होगा बेटा, धान की भूसियां भी होंगी और चावल के दाने भी होंगे कि नहीं होंगे? जी मैम समझ में आ रहा है? होंगे। होंगे, मैम दोनों यहाँ होंगे। पर जिसका रोड पे घर है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि रोडे पे बिछा देते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी आती है पूरा। हाँ, ये तुमने सही तो बोला, ये उसको मैंने भी भी देखा है। मुझे थोड़ा देख के घिन टाइप से भी आया, मतलब मान लो उस पे मैंने पैर जी रख दिया, मैम। हाँ बट ऐसा तुम सही बोल रहे हो, देखा है तुमने, सही बोल रहे हो तुमने। क्योंकि उस तरह से पता नहीं कैसे करते हैं, एकदम माइंड अलाउ नहीं करता है कि कैसे फिर हम लोग उसको खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैसा देखने को मिलता नहीं है ना, बट ये उनका काम है, छोड़ो। इस तरह से काटने के बाद बहुत जब डस्ट हो जाता है, पूरा भूसा भूसा हो जाता है, एक तरह से भूसा ही हो गया वो, तो उसको क्या करते हैं ना, एक बड़े से प्लेट में लेके, या बड़ा बड़ा सा कुछ छलनी टाइप का आता है, एक पात्र आता है जिसको सूप वगैरह बोलते हैं। सूप किसी के पास है घर में? सूप यस देखा मैम। होगा किसी मेरे घर जो, में है। सबके पास होगा। और उसको बड़े से उस बर्तन में ले करके किसी समतल जगह पे खड़े हो जाते हैं, ऊंची जगह पे, और ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का देखोगे, हवा के साइड में तिरछे होके उसको हिलाते हैं, है ना, या थोड़ा थोड़ा हिलाते भी है, थोड़ा थोड़ा गिराते भी है। समझ में आ रही है? हाँ मैम। जी मैम। हाँ, नहीं समझ में आएगा पूछना। ऊपर थोड़े खड़े हो जाते, थोड़ी ऊंचाई पे, जो अनाज है उससे थोड़ी ऊंचाई पे, बड़े से मान लो टेबल ही है, उस पे चौड़ी टेबल, उस पे खड़े हो गए, और उस सूप को थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं, उससे भूसी को, जिससे क्या होता है ना, भूसी जो होती है हवा के थ्रू उड़ के थोड़ी दूर जगह पे जाके गिर जाती है, क्योंकि भूसी अनाज के दाने से बहुत हल्की होती है ना, हाँ मैम। तो वो जाके अलग गिर जाती है। और जैसे धान से चावल अलग हुआ, तो चावल कंपेयर टू भूसी वो थोड़ा भारी होगा, तो वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से प्रोसेस से क्या होता है, थोड़े देर तक करने से भूसी अलग होके दूर जाके गिरती है, और अनाज के दाने डायरेक्ट नीचे गिरते हैं, सीधे नीचे गिरते हैं, और वहां पे पाइल इकट्ठा हो जाता है अनाज का, मतलब धान चावल के दाने का इकट्ठा हो जाता है। समझ गए? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो धान या गेहूं है उसको अलग करने का प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और इस पूरे प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण या अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। समझ में आया? जी मैम। हाँ। अगर कोई पूछे कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो एक टर्म में बता देना, सूखे पौधे से या सूखे पत्तियों से अनाज के दाने को अलग करने का जो प्रोसेस है या प्रक्रम है, या वो जो क्रिया है, जो काम है, उसी को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। समझ में आ गई? जी। और ये जो थ्रेसिंग करने से पहले, ये जो हम लोगों ने उस पूरे धान के गट्ठर को काटा था, धान की जो बड़े से बड़े, यहाँ पे देखना 3.4 में दिखाया गया है, अनाज के जो धान का जो बड़ा बड़ा देख रहे हो तुम लोग, गट्ठर बांधा हुआ है 3.4 में, देखो। जी मैम दिख रहा है। हाँ, बांधा हुआ है। उस पूरे गट्ठर को जब वो जिस मशीन में रख के उसको काटता है ना, उसको थ्रेशिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग मशीन। हाँ। हाँ। यहाँ पे ये महोदय क्या कर रहे हैं 3.4 में, कि बड़े से ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े गठरे को ले करके एक कपड़ा बिछा हुआ है, उस पे 2-4 बार ऐसे पटक पटक के उस पे पीट रहे हैं, जैसे धोबी को देखा है कपड़ा पीटते हुए?
जी मैम, मैं देखी हूँ। हाँ, यस एज मैम, लाइक मैंने ये महाशय वही काम मेरे कर रहे हैं गाँव में यहाँ। किया था। एक थर्ड एक्टिविटीज है, सूखा हुआ रेत है, उसमें लकड़ी का कुछ बुरादा है, मतलब मान लो कि कुछ लकड़ियां हैं, उसके छोटे छोटे बुरादे हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं, और उन सब का मतलब ये पाउडर है, एक एक आपस में मिला हुआ मिक्सर है। इस मिश्रण को यहाँ पे बोला जा रहा है, इस मिश्रण को हमें अलग करना है। इस मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे? किसी भी प्लेट या समाचार पत्र, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी पेपर शीट पे बिछा लो, उसके बाद मिश्रण को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना मतलब क्या है? ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो रेत है, लकड़ी का जो बुरादा है, और सूखी हुई जो पत्तियों का पाउडर है, आप इनको कैसे, किस तरीके से आसानी से अलग कर पाएंगे इन मिश्रण को? मतलब क्या मैम, हम थ्रेसिंग का मतलब यही हुआ कि सूखो, मतलब जो सूखी हुई बस चीजें हैं उसको अलग करना, सूखे उसमें से औषधियों को, मतलब कि नहीं, मैम। सूखे हुए पौधों वाली डंडियों को सूखू, क्योंकि अच्छा, वो पूरे पौधे अनाज वाले। के, हाँ पौधे थे ना, वो गठर थे पूरे मोटे मोटे बांधे हुए। तो सूखे जी। पौधे की डंडियों से या सूखे पौधों से अनाज के दानों को अलग करने का जो पूरा काम था, अनाज के दानों को हम लोग अलग किया ना, चावल को अलग किया ना, चावल के दाने को नीचे हाँ में, मैम, हाँ। तो वो अनाज के दाने को, एक पौधे से अनाज के दाने को अलग करने का जो पूरा काम था, लंबा जो काम था, उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके मैम, समझ हाँ, गए। और ये जो जिस मशीन के थ्रू करते हैं, अगर जिनके पास, जिस किसान के पास मशीन, क्योंकि सारे किसान के पास तो बेटा सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, कुछ हमारे यहाँ साधारण किसान तो ज्यादा ही है ना, बड़े किसानों की आबादी हमारे यहाँ काफी कम है, ठीक है। तो कुछ लोग हाथ से पीट के करते हैं, ठीक है, कुछ डंडों से मार के, कुछ गाय बैलों को उस पर चलवा देते हैं, और कुछ कुछ को जैसे आपने बताया रोड पे ही बिछा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी पे जी। ये वाला जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें रेत, लकड़ी का बुरादा, और जो सूखे पत्ते थे वो आपस में मिले थे, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है, क्या इसको आप लोग चुन के अलग कर सकते हो? बोलिए। क्या मैम? मैम रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड एक्टिविटीज देखना, थर्ड एक्टिविटीज में क्या दिखाया है कि थोड़ा सा सूखा हुआ रेत है, मतलब बालू है, उसमें लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी का भूसी समझ लो, और जी सूखी मैम। हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, पत्तियां मतलब सूखे हुए लीव्स, लीव्स हैं छोटे छोटे। जी। आप उन सब के मिक्सर को क्या हाथ से चुन के हस्त चयन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं मैम, नहीं मैम, उसको हस्त विधि के द्वारा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थ्रेसिंग वाला वहां पे लगेगा। थ्रेशिंग वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थ्रेशिंग जी। वाला तो वो पूरा मशीन में आ जाएगा। ऊंचाई से, हाँ तुमने बोला ना कि उसको ऊंचाई से आप गिरा के कर सकते हो, जैसे हाँ, यहाँ पे ऊंचाई कर से रही गिरा थी। के। हाँ, जी मैम। तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि, जैसे कि यहाँ पे ये महिला कर रही है, वो जो बालू था या रेत था, लकड़ी का बुरादा था, टी लिप्स थे, उसको ऊंचाई से अगर आप गिराओगे तो बालू जो है ना नीचे आके बैठ जाएगा, देखोगे जी मैम, दोनों बैठ सकते। बालू जो है नीचे गिर जाएगा, और वो जो लकड़ी का बुरादा था और सूखे हुए पत्ते थे, वो आसानी से उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, पूरे साइड में चले जाएंगे, जाएंगे ना। जी मैम, समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से आप उस बालू को, उस लकड़ी के बुरादे को या सूखी हुई पत्ती को अलग कर सकते हो, क्योंकि लकड़ी के बुरादे या सूखे हुए पत्ते बालू के कणों की अपेक्षा काफी वेट में हल्के होंगे। तो हल्की चीजों को तो हवा भी उड़ा के अपने साथ ले जाती है। देखा होगा जब हवा चलती है बहुत ज्यादा, तो अपने साथ पॉलीथीन, अपने साथ पत्तों को उड़ा के ले जाती है ना। हाँ मैम। बट बालू जो होता है, बालू बहुत ही कंपेयर टू लकड़ी के बुरादे सूखे पत्तों की अपेक्षा वेट में भारी हो गया, वेट ज्यादा हो गया, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। इस विधि से आप अलग करोगे, इसको निष्पावन विधि बोलते हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, यहाँ आपने लकड़ी के बुरादों को अलग किया है, यहाँ आपने बालू के कणों को अलग किया है,
ये जो है ना निष्पावन विधि कहलाएगी। निष्पावन विधि में क्या होता है, पवनों अथवा वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग किया जाता है। मैंने बोला ना भारी होता है जो बालू का कण होता है और लकड़ी का बुरादा हल्का होता है। तो भारी और हल्के कणों को जो आपस में एक दूसरे में मिले हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस है वो निष्पावन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निष्पावन कहलाएगा मैम। हाँ, यहाँ एकदम लिखा है ये पॉइंट। साधारणतया किसान जो होते हैं फार्मर इस विधि का यूज भी करते हैं अपने हल्के से। जैसे थ्रेसिंग के बाद जब कटाई हो जाती है, थ्रेसिंग मशीन से धान के गठरों की कटाई हो जाती है, तो क्या करते हैं ना किसान, इस विधि निष्पावन विधि का यूज करके अपने सूप से ऊंचाई पे से ऐसे गिराते हैं और अनाज को अलग करते हैं, अनाज के दानों को और भूसों को अलग करते हैं इस विधि के द्वारा भी। याद रखना, ठीक है? क्योंकि अनाज के दाने भारी हो गए, भूसे हल्के। अगर इस विधि का यूज अगर आपने थ्रेसिंग के प्रोसेस के बाद भी आप कर सकते हैं तो, बट ये अनाज को दानों को जो अलग करने का जो प्रोसेस था वो थ्रेसिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे भूलना मत, यहाँ टर्म अच्छे से लिख दिया है, समझ जाओ। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के कणों को या अन्न के कणों को अलग करने का जो प्रक्रम मतलब प्रोसेस था उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, और निष्पावन विधि हो गई जो आप दो सप्तांशों को अलग कर रहे हो, जैसे बालू वाले कणों को। जैसा पूछेगा ये थोड़ा आपस में आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है ना? जी मैम। हाँ और बोलो। इस निष्पावन जो विधि है उसको हवा के माध्यम से मतलब भारी या हल्की कणों को अलग किया जा सकता है। हाँ एग्जैक्ट सही बोल रही और हूँ इस तरीके। बोलिए। ठीक है मैम, हम्म इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें हाँ, निष्पावन ये में इस और यहाँ पे दिया है रेसिंग में। कंफ्यूज ना। हाँ, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली लग रहे हैं सेम, बट यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि अनाज के दानों को अलग कर रहे हैं हम। सूखे पौधों से हम अनाज के दानों को जो अलग करने का पूरा काम था, पूरा काम जो था, पूरा प्रोसेस जो था, आप शुरू से लेके अंत तक का जो काम कर रहे थे उसको हमने थ्रेसिंग बोला। ठीक है? यस जी मैम। हाँ, और इसमें क्या है ना कि आप ये मेथड हो गया जिसमें आपने सूखे और हल्के चीजों को अलग किया हवा के झोंकों के थ्रू, तो आपको इसको निष्पावन बोलता है। पावन इट मीन्स पवन, पवन पावन, निष्पावन मतलब पवन। यहाँ पे पवन ऐसे करके रिलेट करके याद रखना टर्म को। ठीक है, बट आप ये मत भूलना कि यहाँ पे हम अनाज को भी अलग कर सकते हैं और बालू को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे जो 3.5 में जो निष्पावन विधि का यूज करके कैसे एक महिला जो है हवा की दिशा में जो अनाज जो भूसे हैं वो हवा की दिशा में चले जा रहे हैं, भूसे जो है उड़ जा रहे हैं और सूप रखा है इन्होंने और नीचे बालू आ जा रहा है। देख रहे हो? जी मैम देखा। बस ये समझाया है। एक है चालन विधि है। चालन मेथड में क्या होता है, जनरली हम लोग एक चलनी का यूज करते हैं। बड़े बड़े जगहों पे मैंने देखा है कि चलनी का यूज करके आप दो पदार्थों को अलग कर सकते हो। तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग रोटी बनाने जाते हैं, आटा को गूंथने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी चलनी आती है गोल टाइप की, उसपे आटे को चाल लेते हैं। चाला है किसी ने? आटे को चाला है किसी ने? जी वाला है। हम्म तो जब अलग करोगे ना तो वो देखोगे ना कि वो उस पे जो थोड़ा सा डस्ट होगा, आटा अलग हो जाएगा और थोड़ा सा जो धूल टाइप का जो चोकर टाइप का जो सब्सटेंस रहता है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से आप इसको अलग कर लेते हैं। लेकिन गेहूं को पीसने से पहले भी बहुत जो मिल वाले होते हैं, गेहूं को पीसने से पहले भी क्या करते हैं, पूरी जो गेहूं की बोरी होती है उसको भी वो चलनी पे, बड़ी सी चलनी पे रखते हैं और उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं, गेहूं अलग हो जाता है और वो जो डस्ट होता है नीचे चला जाता है, गेहूं ऊपर में रह जाता है, चलनी पे रह जाता है। तो इस तरीके से वो गेहूं को पीसने से पहले भी अलग करते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसे जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको अलग किया जा सकता है। गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है और इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, एक दो बार देखा है, एक बिल्डिंग बन रही थी
वहां पे मैंने देखा था कि बालू को बड़ी सी चलनी पे, एक तिरछी चलनी पे, जैसे 3.7 में देखो एक चलनी दिखाया गया है, देख रहे हो आप लोग? हाँ मैम, हम देखते हैं। हाँ, मैंने ऐसा ही सेम देखा है कि उस चलनी पे वहां पे बालू डाला जा रहा था, और बालू से देखा कि मैंने बालू नीचे गिर गया और ऊपर में बड़े बड़े पत्थर थे, उस बालू में बड़े बड़े, बेटा इतने बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे पत्थर भी थे, वो अलग हो गया। तो मेन मोटो क्या था अलग करने का, क्योंकि बालू के साथ अगर बड़े बड़े कंकरों को हम सीमेंट में यूज करेंगे तो हमारी बॉडी का, हमारी सॉरी बिल्डिंग का जो बॉडी का जो बिल्डिंग का जो बॉडी पार्ट होगा उसमें वो पत्थर जाके मिक्स हो जाएंगे, और वहां पे अच्छे से जो है ना सीमेंट और बालू का जो मिक्सर होगा वो नहीं लग पाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को, इस उस बिल्डिंग के पार्ट्स को, उस बिल्डिंग के पार्ट्स को अच्छे से सेटअप करने के लिए, अच्छे से ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए इस कंकरों को, पत्थरों को पहले ही सीमेंट में, पहले ही हम लोग इस टाइप की चलनी में डाल के अलग कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। इस तरीके से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि कक्षा एक्टिविटीज 4 में कि कक्षा में आपको एक चलनी लानी है, थोड़ा सा आटा अपने घर से चुरा के लेते आइएगा, और उसके बाद क्या करना है, चलनी से आटे को चालिएगा, देखिएगा कि जो आटा अलग हो जाएगा, चोकर अलग हो जाएगा। एक अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहे हैं कि चौक का पाउडर बनाइए। चौक मतलब समझ रहे हो, जो बोर्ड पे लिखते हैं उस वाले व्हाइट चौक का पाउडर बना लो। अब उसको आटे के साथ मिला लो, आटा का जो पाउडर है उसके साथ मिला लो। इस मिश्रण का चालन विधि के द्वारा आप क्या अलग अलग कर सकते हैं इन दोनों को? नहीं मैम। मैम हाँ, तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, अगर आप लोग के पास ऐसा कुछ होगा हाइलाइटर तो हाईलाइट कर लेना। चालन विधि का जो यूज होता है, दो ऐसे सब्सटेंसों को अलग करने में किया जाता है जिनकी शेप और साइज में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तब तो चाल के आप उसे अलग किए ना। क्योंकि अगर आटे को हमने चाला तो आटा जो था काफी काफी पाउडर के फॉर्म में था, कंपेयर टू जो चालने के बाद उसका जो वेस्ट पार्ट बचता है उसकी अपेक्षा में वो काफी डस्ट था, तब तो चलनी से चल गया, है ना। तो दो डिफरेंट टाइप्स के ऐसे सब्सटेंस जिनके शेप और साइज में अंतर होगा, तो वो जो चलनी पे वो जो वेस्ट पार्ट बचता है, क्या वो आटे के जैसा पाउडर जैसा होता है? नहीं मैम। मोटा हाँ, वो होता है बता रही मतलब। हूँ, वो आटे से थोड़ा बड़ा होगा उसका साइज, इसलिए वो ऊपर रह गया। सेकेंड एग्जाम्पल, बालू वाले में देखोगे ना कि बालू के कंपेयर में बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, क्या बालू के शेप साइज के होते हैं? नहीं नहीं मैम, मैम, वो तो बड़े होते हैं। हाँ, ये समझाना है कि दो ऐसे सब्सटेंस लेने हैं जिनके शेप और साइज में, यानी बनावट में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, उन्हीं को हम चाल करके अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट है औषाधन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इसमें क्या होता है आप लोग पढ़िए, देखिए। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं, कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसको आप हाथ से चून करके या हवा के झोंकों के थ्रू अलग नहीं कर सकते हो। उदाहरण के लिए है चावल तथा दाल में धूल। अगर चावल और दाल में धूल मिल गई तो उसको अलग करना बहुत टफ हो जाएगा। मिट्टी जैसे हल्के कण अगर मिल गए तो टफ हो जाएगा। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? जैसे कैसे पृथक करते हैं चावल दाल को पकाने से पहले? स्वाभाविक सी बात है, हाथ से चुनकर ही तो अलग करते हैं, या कंकर पत्थर है तो हाथ से चुन लोगे। लेकिन अगर मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा है, कई बार मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा भी तो रह जाता है, हाँ मैम। तो उसको आप पानी में थोड़ा देर तक छोड़ दो, या हाथ से ऐसे मैश कर लो, ऐसे ऐसे करके धोगे, ऐसे ऐसे करना है, हाथ से मिलाना है, मिला मिला के हाथ से धोगे तो छोटा सा जो सॉइल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो चावल के कंपेयर में बहुत लूज होता है ना उसका स्ट्रक्चर, तो वो टूट टूट जाएगा पानी में से टूट के घुल जाएगा। जब आप चावल धोगे, ऊपर से चावल निकाले, नीचे में देखोगे सॉइल आपकी जो है ना मिट्टी वो बैठ जाएगी। इस तरीके से चावल और आप मिट्टी अगर साथ में है तो आप अलग कर सकते हो, धो करके अलग कर सकते हो। यहाँ पे ये समझा रहे हैं।
जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई जो अशुद्धियां हैं जैसे धूल के कण या कुछ भी ऐसा वेस्ट पार्ट तो वो धुल जाता है पानी से। ये अशुद्धियां क्या होती है ना, पानी में चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप उनको धो करके वो हल्का हो जाता है, चावल नीचे बैठ जाता है। और वो जो जैसे धान अगर है चावल में, तो वो पानी डालने के बाद धान क्या हो जाएगा, चावल के ऊपर तैरने लगता है ना। और उसको तुम वाटर के थ्रू बहा सकते हो। इस तरीके से तुमने अशुद्धियां अलग कर ली। और ये पूछ रहा है यहाँ पे, अब सोचिए अगर ऐसा आपने किया तो बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल डूबेगा या धूल डूबेगा, और क्यों डूबेगा? ऐसा कभी किसी ने किया है? बताओगे आप लोग? कोई बता दो। मैम जो धूल रहेगा वो मतलब चावल की अपेक्षा नरम होता है, वो हाँ, इसलिए पानी में टूटकर और घुल जाता है उसमें। और घुल जाएगा और आप उसको टेढ़ा करके बहा दोगे जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जी मैम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस विधि को क्या कहेंगे, अवसादन विधि यहाँ पे किसमें आप आएगा बता रहे मैम? हैं। हाँ, बता रही हूँ। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन बोलते हैं। समझ में आया? जो आपका मिक्सर था, चावल था, चावल में आपने जल डाला, वाटर डाला, और इस तरीके से चावल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा, बर्तन के नीचे बैठ जाएगा। और वो जो वेस्ट पार्ट है वाटर के थ्रू धुल के नीचे चला जाएगा। तो ये सिर्फ बैठने का जो प्रोसेस था, चावल का नीचे बैठ जाना, वाटर की तली में बैठ जाना का जो प्रोसेस था, बैठ जाने का ये प्रोसेस, इसको अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादन। ठीक है, बैठ जाने का प्रोसेस। इतना एक टर्म याद रखना, मिश्रण में जल डालने पर जो भारी सब्सटेंस होता है उसका तली में बैठने के प्रोसेस को अवसादन कहते हैं। अब आगे सुनना, क्योंकि आपस में सब टर्म आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए समझना जरूरी है। जो भी अवसादित मिश्रण होता है, जैसे चावल अब नीचे बैठ गया, तो अब हमें उसे ज्यादा सेक नहीं करना, ज्यादा हिलाना नहीं है। बिना हिलाए ऊपर के पानी को उड़ेल करके बहा देना है। और ये क्योंकि मिट्टी हल्की हो जाएगी तो पानी में घुल जाएगी, और हल्के होने पे मिट्टी सहित तो वो जो उड़ेलने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग निस्तारण कहते हैं। क्या बोलेंगे? निस्तारण। हाँ, ये टर्म आपस में जुड़े हैं। नीचे तली में बैठने का प्रोसेस अवसादन, पानी को बहाने का प्रोसेस उड़ेल कर निस्तारण कहलाता है। दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके बाद है, आइए अब हम ऐसे एक अन्य अवयव मिश्रण के बारे में पता करते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसमें अगर हमको उन दोनों सब्सटेंस को, दोनों मिक्सर को अलग करना है, इन दो प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे एक ग्लास में मिट्टी और जल लिया गया है। मिट्टी और जल लेने में उसके बाद क्या होगा, दोनों अगर मिश्रण एक ग्लास में ले लो, मिट्टी और जल ले लो, दोनों को अच्छे से मिला दो अपनी चम्मच से। चम्मच से मिलाने के बाद उनको क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उस ग्लास को, बिना हिलाए डुलाए उसको उससे ही छोड़ देना। देखोगे ना, थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करोगे, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी, और पानी जो है ऊपर रहेगा। किसने देखा है? जी मैम देखा है। अब मैम जो मिट्टी का छोटे छोटे हल्के कण होते हैं ऊपर तैरने लगता है नहीं, कुछ मतलब। जब आप उसको थोड़ी देर के छोड़ दोगे, उसमें जो जो हल्का वेटेड, लाइट वेटेड सब्सटेंस होगा ना, वही पानी में तैरेगा। आप क्या करना, आप आज एक काम करना, थोड़ी सी मिट्टी लेना, उसको पानी में डालना। सोयल वाला पार्ट नीचे नहीं बैठेगा। सोयल में कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो उसमें उसमें साथ में रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ तो बहुत सारी चीजें मिक्स होती है ना। उनको देखोगे ना तो वो वाटर में तैरने लगेंगी ऊपर आके। हाँ मैम। हाँ, बट अगर सोयल होगा तो नीचे बैठा रहेगा। तो नीचे तली में जो सॉइल का ये बैठने का प्रोसेस है, क्या कहलाता है? अवसादन। हाँ, और उसके बाद बिना उसको हिलाए उस पानी को, ऊपर वाली पानी को नीचे बहा देने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? निस्तापन। निस्तार निस्तापन विधि। निस्तारण। निस्तारण। निस्तारण, निस्तारण। ठीक है, निस्तारण। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्लास ले लेना,
उसमें थोड़ा सा बालू डालना, 2 चम्मच बालू डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डाल के उस ग्लास को भर दो, अच्छे से चम्मच से चला दो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद देखोगे जो बालू होगा उस ग्लास के तली में नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर दिखेगा तुम्हें। बिना उसको हिलाए पानी को नीचे उड़ेल देना। तो पानी को उड़ेलने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? निस्तारण। निस्तारण कहलाएगा। और वो जो बालू नीचे बैठी हुई है उसको क्या कहेंगे? बैठने के अवसादन। बहुत अच्छा, समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? जी मैम। ठीक है मैम। वो बोलिए बोलिए। मैम आज कहीं जाना है तो 12 बजे तक हो जाएगा ना? हाँ बस मैं सोचती हूँ यहीं तक इंक्लूड करती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ ऐसा है। 1 मिनट बेटा रुकना। ये नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने 3.8 इमेज के थ्रू इस प्रोसेस को हम समझ गए। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे मैंने समझा दिया अभी इसमें, ये थोड़ा लंबा डिटेल दे देते ना, हम लोग का दिमाग खराब होता है। बस मोटा मोटी चीज याद रखना है कि ये जो निस्तारण और अवसादन, निस्तारण और अवसादन मेथड का जो यूज है, ऐसे दो सब्सटेंसों के मिश्रण को अलग करने में हम यूज करते हैं जो आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, घुलते नहीं है। ठीक है? क्या सॉइल पूरा घुल जाएगा, डिजोल्व होगा वाटर में? नहीं होगा। क्या बालू वाटर में डिजोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से? नहीं होगा। नमक और चीनी तो नहीं है जो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तेल अगर वाटर आपस में मिला है तो कभी भी पता नहीं, तुम तेल की कटोरी लेना, उसमें पानी डालना, देखोगे ना, या पानी में थोड़ा सा तेल डाल देना, हाँ ऑयल ऊपर आ जाएगा। हम लोगों ने पता नहीं पढ़ा है शायद, दो दिन पहले इस तरह का डिस्कशन किया है। तो जो तेल होगा ना बेटा ऊपर तैरेगा। जी कल तो पढ़ाई थी ना? हाँ मैंने पढ़ाया तो मुझे याद है, बट कब पढ़ाया था ये नहीं याद है। तो वो क्या है ना, अच्छा ठीक है, वो जो ऑयल है वो हल्का होकर उसकी एक अलग लेयर बन जाएगी और पानी अलग रहेगा। तो आप इस अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा जल और तेल के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, आगे जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो आपस में अलग अलग लेयर बना लेते हैं। मैंने बोला ना अभी, अपना अपना एक लेयर बना लेंगे। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है, जैसे तेल ऊपर में तैरने लगेगा, उसको आप उड़ेल के अलग कर सकते हो। उड़ेलने का जो प्रोसेस है वो निस्तारण कहलाता है, इसलिए इन्होंने लिखा है कि उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। और वाटर तो पूरा अपना रहेगा ही, उसका एक अलग लेयर होगा। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं, जाहिर सी बात है। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। इन्होंने निस्तारण विधि के द्वारा अब ये चाय की पत्तियों और चाय को अलग करना चाहते हैं, जो बनी हुई चाय है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां, कहां तक बेटा, पत्तियां भी मिलती हैं। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या आप चाय की पत्तियां पूरी तरह से छल जाती हैं? इस प्रक्रम को निष्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। ये बता रहे हैं नीचे में, अभी जो जितना भी मैंने पढ़ा उसका निचोड़ ये था कि चाय जब आप बनाओ, जब आपने रखा है, जब चाय चढ़ा रखा है और उसमें आपने टी लिप्स डाला, चाय डाला, चाय की पत्ती डाला, वो बॉयल हो गया, तो कभी क्या करना ना, बिना चलनी के, बिना चाय छन्ने के आप उनको छान के देखना। बिना चाय छन्ने के आप जब चाय छानोगे, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाय तो छनेगी ही, बट ऐसा नहीं होगा कि 2-4 चाय के दाने आपकी चाय में न जाए। विदाउट अगर चाय छन्नी आपने छाना तो चाय के जो दाने हैं वो आपके चाय में जरूर जाएंगे, विदाउट अगर चाय छन्नी आपने छाना तो। बट एट द सेम टाइम, तो इस तरह से निस्तारण विधि के द्वारा आप चाय की पत्तियों को चाय से अलग नहीं कर सकते। चाय पूरी बना ली है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम आपने क्या किया, चाय छन्ने का अगर यूज किया और उस चाय छन्ने पे रख के आपने चाय को, पूरी बनी चाय को उड़ेला और छाना, तो आप देखोगे जो बनी हुई चाय अलग हो जाएगी, चाय
चाय के जो पत्ते होंगे वो अलग हो जाएंगे चाय छन्नी पे। तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? चाय छानने वाले प्रोसेस को याद रखना शॉर्ट में निस्यंदन बोलते हैं या फिल्टर करना कहते हैं। समझ में आया? जी। तो अब महाशय ये पूछ रहे हैं कि चाय की पत्तियों, चाय बनाने के बाद हम चाय को अगर निस्तारण विधि से अलग करें या निस्यंदन विधि से अलग करें तो दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा? आप बताइए। निस्तारण विधि से। निस्यंदन विधि से कर सकते हैं। अच्छा, निस्तारण विधि से कर सकते हैं। 1 मिनट, आप में से किसने बोला था अभी कि वो 12 बजे उनको जाना है? महनाज। अच्छा, तो अभी तो थोड़ी सी बाकी है, महनाज को जाना है। महनाज आप चले जाओ बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा जो बचा है इसका रिकॉर्डेड पार्ट जो है ना मैं अभी डलवा दूंगी, तो आप बाद में जरूर देख लेना। महनाज, ओके मैम। हाँ, तो अभी ये जो रिकॉर्डेड पार्ट है जस्ट आफ्टर 5 और 10 मिनट्स ये तुरंत यूट्यूब पे डल जाएगा, तो आप जरूर सुन लेना एक बार, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा रिकॉल करती हूँ, बाद में पूछती जरूर हूँ, आप पूछ लेना, ठीक है। कितना देर में होगा क्लोज क्लास? आधा घंटा? हाँ, आधा घंटे में हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज 5 पे है हम अभी। वहां से देख लो कितने पार्ट बचे हुए हैं, आप उसी से समझ जाओ। हाफ आवर जरूर लग जाएगा। नहीं मैम, हम कर लेंगे। कर लोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा उन्होंने कि चाय की पत्तियों को अलग करने का जो प्रोसेस है, कौन सा मेथड अच्छा होगा, निस्तारण या निस्यंदन? आप लोग बता दो। निस्यंदन विधि में। बहुत अच्छा। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? सच्ची सच्ची बताना, क्या कितने लोग हमारे देश में, क्या सभी को क्लीन वाटर पीने के लिए मिलता है? नहीं मैम। नहीं। आप देखोगे ना, आपको मतलब कभी कभी दिखेगा गंदा पानी भी, साधारण एकदम साधारण पानी भी लोगों को पीते हुए भी देखा होगा। आप जब वो पानी लोगे और एक ये केंट वाला पानी लोगे तो दोनों में काफी आपको डिफरेंस दिखेगा। उसका रीजन क्या है कि हम केंट का जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू थोड़े थोड़े ड्रिप में पानी निकालता है, वो उसको प्यूरिफाई करता है। उसके प्रोसेस फिल्टर लगे होते हैं, एक्चुअली ऑस्मोसिस पूरा फिल्टर लगा होता है, उसके थ्रू उसका जो ड्रॉप ड्रॉप में वाटर बनता रहता है, इस तरीके से वो साफ करता है। बट अगर आप नॉर्मल वाटर देखोगे काफी उसमें गंदगी होती है। अब चले आते हैं समझने के लिए, इसको कैसे समझेंगे। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया हुआ जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के दिन में, जाहिर सी बात है। आइए हम देखें कि क्या हम पृथक्करण के कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आप पानी से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये बात जाहिर सी बात है कि जब मिट्टी होगी तो नीचे बैठ जाएगी। नीचे एक ग्लास लो और उसमें मिट्टी डालो, मिट्टी थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगी, बट क्या उस प्रोसेस के बाद भी वो पानी पीने लायक है? क्या उस नहीं है। क्या उसके बाद भी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि उससे पूरे मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं पूरे नीचे बैठ गए हैं? नहीं मैम। थोड़ा थोड़ा जरूर देखोगे पानी में आपको नजर आ ही जाएगा, कुछ भी अगर है तो जी। कुछ भी वेस्ट जरूर नजर आ जाएगा, है ना। जैसा आप में से किन्हीं ने बताया था कि वो घुल जाता है पानी में, थोड़ा सा भी जरूर देखोगे घुल जाएगा, जो ज्यादा सॉलिड होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तालाब या नदी का पंकिल जल लो, ये आप लोग को लेना है। एक गिलास में थोड़ी मिट्टी मिला देते हैं, यदि अगर आपके पास नहीं है तो उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। जल का सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन कीजिए। गिलास की तली में मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ है? हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। और बिना हिलाए और उसे तिरछा करके पानी को उड़ेल लो। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको, इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं ना। जी मैम। दूसरा क्या किया है इन्होंने, एक गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। जब वो मैंने अभी तुरंत समझाया कि अगर उस पानी को भी उड़ेलोगे तभी वो आपको ब्राउन ब्राउन दिखेगा, गंदा जैसा जरूर दिखेगा, डस्टी दिखेगा आपको। अब इसका निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन में हम लोग क्या करते हैं,
फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब छानते हैं। अब जैसे जैसे ये समझा रहे महाशय कि एक ग्लास में आपने मिट्टी घोला हुआ है, 2-3 मिनट तक छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी को आपने उड़ेल के निकाल लिया। अब वो जो उड़ेला हुआ पानी था बेटा, उसको आप चाय छन्नी से छानो या फिल्टर करो। फिल्टर आप जिस प्रोसेस के थ्रू करो, फिल्टर का एक्चुअली छन्नी के थ्रू ही यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब हम चाय छन्नी पे रख के उस पानी को छानेंगे, तब आपको चाय छन्नी पे छोटे छोटे जरूर डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? देंगे मैम। हाँ। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग कर निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। ये यहाँ पे इन्होंने चाय छन्नी का यूज ना करके एक कपड़े का यूज कर लिया। कॉटन कपड़े से आप छान सकते हो ना? कॉटन कपड़े से आप छान सकते हो? हाँ, छान सकते हैं। छान सकते हैं, क्योंकि उसके करते हैं। धागों के बीच में जो स्पेस होता है, बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं जो कि छानने का काम कर सकते हैं। हमने बहुत चाय चाय वाले को मैंने देखा है स्पेशली कि वो चाय छन्नी का यूज ना करके बड़े कपड़े का यूज करते हैं, उस पर चाय उड़ेलते हैं, उसको फिर ऐसे निचोड़ देते हैं। देखा है कि नहीं? किसी ने देखा जरूर होगा। जैसे मैम पनीर भी मतलब अपने घर में बनाते हैं तो कर्टन वाली कपड़ा में रखकर कुछ देर तक हाँ, तो मतलब वो कुछ वहां से से वो दबा गिरता तो कर। नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एग्जाम्पल सही बताया हो तुम। इस तरह से भी वो अलग कर लेते हैं। इसके बाद है, यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र के द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। फिल्टर पत्र क्या होता है? एक ऐसा पात्र होता है, ऐसा मतलब बीकर होता है, बोल सकते हो, छानने का पात्र होता है, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे होल होते हैं, जिसके थ्रू छानने का जब हम काम करते हैं तो उससे जो हो करके कुछ भी जो है ना, कुछ भी गंदा वापस हमारे दूसरे बर्तन में नहीं आ सकता। इसके पश्चात होता है ये जो कीप होती है, जो फिल्टर पत्र होता है, शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए, जैसा इन्होंने लगाया है। एक समझने के लिए है, ये जो चित्र है 3.10 में थोड़ा समझ लो। फिल्टर पत्र को देखोगे, नीचे पॉट लगी हुई है। ये फिल्टर पत्र लेना, इसको शंकु के जैसा बना लेना, ऐसे मोड़ करके शंकु जैसा। आपने भुजा खाने वाला बनाया होगा ना, ऐसे किसी भी कागज का मोड़ के हाँ वैसे बना लेना। इसको ऐसे मोड़ के बना लेना। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से होकर नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जैसा चाय छन्नी का जो काम है, जैसे कॉटन वाले कपड़े का जो काम है, एट द सेम सेम ये भी करता है, बट इसके जो होल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। बचे हुए सब्सटेंस भी इससे होके वापस नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे बताया है इन्होंने। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रस को पीने से पहले उनसे बीजों अथवा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। इसमें भी निस्यंदन विधि का यूज किया जाता है। जैसे जूस जूस देखो, जूस निकालने के बाद जो छानने का प्रोसेस है, सेम होता हाँ है। मैम। निस्यंदन, हाँ सही बोल रहे हो। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। बहुत अच्छा, आपने बोला था किसी ने, आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। किसी ने कभी कभी खुद से बनाया है क्या पनीर? मैंने बनाया है जी कभी। मैं बनाऊंगी। अच्छा, उसमें देखोगे लेमन का रस अगर आप निचोड़ोगे थोड़ी देर के बाद वो फट जाता है ना? जी मैम। जी। इससे हाँ। पनीर के ठोस कण जो होते हैं तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे छोटे छोटे जो फटा हुआ दूध होता है और जो लिक्विड होता है वाटर का, वो देखोगे आपस में मिला रहेगा। अब आप उसको एक फिल्टर के ऊपर या एक कपड़े के ऊपर डालोगे। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े अथवा छन्नी से फिल्टर करके हम लोग अलग कर लेते हैं। बचा जो छेना बोलते हैं ना, इसको शॉर्ट मतलब जनरल भाषा में छेना बोलते हैं ना। हाँ मैम। हाँ, तो आप जब उसको छानोगे तो जो वाटर वाला मिल्की पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और जो आपका पनीर होता है आपके उस फिल्टर पत्र पे या छन्नी पत्र पे रह जाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 6। बहुत ज्यादा भी बचा है क्या? थोड़ा देखना तो कोई। एक बीकर में क्या करना है, हमें थोड़ा सा जल लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको नमक डालनी है और अच्छे से मिलाना है। इसके बाद क्या करना है, जब नमक और पानी जो आपस में मिले होंगे उसको क्या करना है, जल के क्या आपको नमक डालने के बाद जल के रंग में कोई परिवर्तन आएगा? हम मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज्यादा चेंजेस आते हैं। उसके वाटर के कलर में क्या चेंज होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। कोई कलरफुल सब्सटेंस तो हमने डाला नहीं ना आएगा। मैम अभी 3-4 पेज और है।
जी, अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी करती हूँ। चार उसमें पेज का। एक ग्लास में अगर आपने नमक डाला तो क्या उस ग्लास के कलर में कुछ चेंज आएगा? ग्लास वाले पानी में नहीं आएगा। किसमें में? एक ग्लास लिया आपने, एक्टिविटीज इस वाले पे ध्यान रखो। एक्टिविटीज आई थिंक थे 10 है, मैं बता रही हूँ, एक्टिविटीज 6 है। तो इसमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें आपको 2 चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद भी बेटा उस ग्लास के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि नमक का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है ना। वो थोड़ी जाके अंदर में जी, पानी में घुल के उसके कलर को चेंज करेगा, है ना। और पानी का कलर मैम थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज ग्लास का कैसे हो, नहीं होगा। पानी का मतलब कलर कुछ चेंज चेंज नहीं नहीं होगा होगा। मैम, थोड़ा सा हाँ बोलो। क्या वो मतलब ब्लू बस। हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं 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 मैम। ऐसा नहीं होगा, व्हाइट रहता है, जनरली व्हाइट ही दिखेगा। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? जब आप उसको अच्छे से हिला दोगे, मान लो 1 चम्मच लिया और नमक और पानी को मिला दिया, तो कोई नमक देखोगे? नहीं देखोगे, वो आपस में पानी में मिल जाएगा। अब उस बीकर को क्या करना है ना, उस बीकर को आपको गर्म करना है। गर्म करने पे क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के वाटर उड़ जाएगा, और जो जो आपका नमक था, 2 चम्मच नमक, वो आपकी तली में बैठा हुआ मिल जाएगा, उस बर्तन में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से अगर आपने नमक और पानी के मिश्रण को अलग किया, इस मिश्रण को अलग करने का जो प्रोसेस था उसको वाष्पन कहते हैं, क्योंकि वाष्प के थ्रू आपने अलग कर दिया। समझ में आया? जी हाँ मैम। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं मैम। इस नहीं मैम। क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया की है, वाष्प विधि का यूज किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जल वाष्प में परिवर्तित होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पानी। हाँ, वाष्पन कहते हैं। जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाष्पन विधि में। हाँ, जल का जो है ना वाष्प में बदलने का प्रोसेस जो है वाष्पन कहलाता है, ठीक है। वाष्पन कर। जल जी। ही बेटा वाष्प में बदलेगा ना, वाटर ही वाष्प में बदलेगा ना, कुछ भी और भी चीजें वाष्प में बदलती हैं। आप जब चावल बनाते हो तो देखते होगे कि चावल के जो वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं आपके उस कवर पे चिपक जाते हैं, वो वाष्प बन के उड़ता रहता है। जब आप चावल बनाते होगे तो खौलता होगा, वो वाष्प ही बन के जी। उड़ता है। समझ में आया? तो हाँ। जल ही वाष्प बनता है और वाष्प बनने का प्रोसेस वाष्पन कहलाता है। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया वहां होती रहती है और निरंतर होती रहती है, जैसे समुद्र वगैरह में, नदियों में, तालाबों में, कहीं पे भी। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र से। समुद्र से आता है मैम। एक मिनट। एक मिनट बच्चा। ठीक है, और नमक कहाँ से आता है ये आप लोगों ने समझ लिया कि इस तरीके से नमक बनाएंगे। बता देती हूँ जल्दी जल्दी। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र में क्या होता है ना, समुद्र के जल को इकट्ठा किया जाता है और बहुत दिनों तक उसको क्यारियां बना करके, लंबे लंबे लाइन वाले क्यारियां बना के उस पानी को रखा जाता है। और देखोगे वही समुद्र के किनारे में, क्योंकि धूप ज्यादा उधर मिलती है, वहां पे इकट्ठा किया जाता है, और धूप से जो है ना वो पानी जो है ना उड़ता रहता है वेपर बन के, और जो नमक है वो लास्ट में बचा रह जाएगा। वो जो नमक मिलता है ना उसी को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। वो आयोडाइज नहीं होता है, वो साधारण नमक होता है, ठीक है। मैम इस तरीके से नमक। जी, समुद्र में पहले से ही नमक होता है। समुद्र के पानी में होता है नमक, हाँ। समुद्र का वाटर काफी खारा होता है, मतलब काफी नमकीन होता है, उसको आप लेके पी नहीं सकते हो। इसी से समुद्र के पानी से ही तो नमक बनाया जाता है ना। जी मैम। हाँ हाँ। पानी को लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे में जो भी सी वाले हमारे सिटीज हैं वहां पे देखोगे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो पानी को पहले इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके जस्ट बगल में देखोगे वो सूखता रहता है। वो जो पानी है वाष्प बन के, वेपर बन के उड़ता रहता है बादलों में,
और ये जो बाद में जो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है नमक के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाटर का वाष्प बनने की प्रक्रिया, जल का वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। और नमक और पानी के मिश्रण को वाष्पन विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इस ठोस लवण को ही हम लोग साधारण नमक कहते हैं। इससे प्रक्रिया के द्वारा नमक प्राप्त होता है। एक ये जो इमेज है 3.12 देखना कैसे नमक बना रहे हैं। गड्ढे गड्ढे इन्होंने बनाए हैं, नमक का पानी इकट्ठा किया है और इस तरह से इन्होंने अलग किया है। पृथक्करण की एक से अनेक विधियों का उपयोग होता है। बहुत सारी विधियां हैं जो जिसके थ्रू आप पृथक कर सकते हो चीजों को। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अभी पढ़ लिया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त होता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, एक से अधिक विधि को हमको लगाना पड़ता है। जैसे बालू और पानी वाले मिश्रण में हमें 2 प्रोसेस का यूज करना पड़ा, अवसादन तथा निस्तारण। बट कभी कभी क्या होता है ना, एक ही विधि से हमारा काम चल जाता है 2 पदार्थों को अलग करने में, 2 मिश्रण को अलग करने में। जैसे चाय बनाने के बाद आपने जो अलग किया, दैट इज कॉल्ड फिल्टर्ड मेथड, निस्यंदन प्रोसेस। उसमें एक ही विधि का यूज हुआ। तो पदार्थों की ये नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें वहां पे एक विधि लगानी है या 2 विधि लगानी है। ठीक है, एक्टिविटीज 7 में चले जाते हैं। यहां तक समझ में आया किसी को? हाँ मैम, समझ में। हाँ, नेक्स्ट एक्टिविटी 7 है। यहाँ पे रेत लिया है और नमक लिया है, इन दोनों का मिश्रण लेना है। ये पूछ रहे हैं आपको कैसे आप अलग करोगे, क्या हाथ से चुन के अलग कर पाओगे? क्या ये हाथ से चुनने का मेथड सही काम करेगा नमक और रेत में? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा कुछ जल मिलाइए। क्या करना है, नमक और रेत आपको दोनों लेने हैं। नमक और रेत दोनों ले लो, एक साथ मिला लो, उसमें कुछ पानी मिला लो। इस मिश्रण को क्या करना है, आपको कुछ समय के लिए एक और रख देना है। आप ये विधि मैंने समझाई है। आप क्या देखोगे ना, बालू जो है ना नीचे बैठ जाएगा, बालू नीचे बैठ जाएगा। अब वो जो पानी है, नीचे बैठने का जो प्रोसेस है अवसादन कहलाएगा। और वो जो पानी है आप उड़ेल के दूसरे पात्र में ले जाना, तो बालू तो आपका अलग हो गया। अब जो पानी हुआ वो क्या हुआ, उस पानी में क्या क्या मिला होगा? नमक। नमक उस मिला होगा। पानी में नमक। जी मैम। हाँ, अब उस पानी को वाष्प के थ्रू, वाष्पन के थ्रू उड़ा देंगे हम, पानी को उड़ जाएगा वाष्प के बन के। अब उस पानी में जो नीचे बैठा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? नमक मिलेगा ना। सिर्फ नमक। जी मैम। समझ में आया यहाँ तक? हाँ हाँ जी मैम। हाँ, तो यहाँ बोले निस्तारण विधि के द्वारा भी, यहाँ पे हम लोग अवसादन विधि के द्वारा भी हमने यहाँ पे नमक को अलग नहीं किया, नहीं अलग किया ना, कि अवसादन विधि में तो सिर्फ बालू जाके नीचे बैठ गया। उसके बाद आपने निस्तारण विधि लगाया, उड़ेला, तब भी आपने नमक को अलग नहीं किया। यहाँ पे 3 मेथड काम किए। फिर थर्ड वाले मेथड में हमें नमक मिला जब वाष्प के रूप में हमने उड़ाया, है ना। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। नहीं आया तो बोलो। आ गया समझ में। ठीक है, निस्तारित द्रव में क्या है, यहाँ तक हो गया है। अब इस निस्तारित द्रव से नमक देखो, ये वही बातें बता रहे हैं जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने केतली का यूज किया है। मैंने समझाया है कि वाष्प बना के उड़ा दो। या तो आप वाष्प बनाने के लिए या तो किसी भी चीज को धूप में रख दोगे तो वाष्प बनेगा, या किसी भी चीज को गर्म करोगे। चाय बनाते हैं तो देखते हो खौलता है और भाप निकलता है, देखा है ना। हाँ। जी तो वो भाप बनता रहता है। तो वैसे भी आप भाप बना सकते हो। या तो गर्मी चाहिए, वाष्प बनाने के लिए आपको गर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप धूप से गर्म करो, किसी चीज को गैस पे चढ़ा दो, जैसे भी कर लो आप। अब आगे बचा हुआ ये थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये कैसे वहां से अलग कर रहे हैं। इन्होंने ये संघनन भी किया है। ये यहाँ पे वाष्पन तथा संघनन विधि का यूज कर रहे हैं। संघनन विधि के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे केतली है और केतली के थ्रू पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है ना, वहां पे एक प्लेट रखना,
प्लेट रखोगे ना, या जैसे आपने चावल बनाने के लिए एक बड़ा सा टोपिया आपने गैस पे चढ़ाया है और पानी बॉयल हो रहा है, देखोगे ना कि पानी वेपर बन के वो आपके बर्तन के किनारे में लग रहा है, लगता है ना, छोटे छोटे हाँ ड्रॉप मैम। बनते हैं। अब जी। आप उस ड्रॉप वाले प्लेट को ऐसे उड़ेल करके देखना, खड़ा करके, वो छोटे छोटे बूंद के रूप में फिर से पानी बन जाएगा। समझ गए? मैम। हाँ मैम, ठीक है। वाटर का वाष्प के थ्रू, वाष्प ये जो गर्म करने के बाद जो वाष्प बनता है उसमें वाष्पन विधि यूज हुआ, और जो वाष्प है धीरे धीरे जब ठंडा होके वापस पानी बना तो उसे संघनन विधि कहते हैं। कोई भी वाष्प जब ठंडा होके फिर अपने वाटर के फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम संघनन विधि कहते हैं। समझ में आया इतना? हाँ मैम। हाँ, जब भाप बर्फ से बर्फ की ठंडी की प्लेट के संपर्क में आती है तो ठंडा होकर के जनरली यहाँ लंबा प्रोसेस कर रहे हैं कि इन्होंने ऊपर में बर्फ रख दिया था जिसके थ्रू आसानी से वो ठंडा हो रहा था। आप ठंडा ऐसे रूम टेम्परेचर पे आजकल ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि अभी तो मौसम आराम से बहुत कूल है। संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है और प्लेट के नीचे से बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, जिससे जल जो होता है संघनन द्वारा भाप बना जो पानी होता है वो वापस से आपको संघनन विधि के द्वारा जल के फॉर्म में आ जाता है। जल व वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, जल का वाष्प बनना और वाष्प बनने के बाद दोबारा अपनी अवस्था में आ जाना। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। वापस से उस भाप का जल बनना ही संघनन कहलाता है। मैंने एक पॉइंट में समझा दिया कि वाष्प का जल बनना, वाष्प का दोबारा लिक्विड फॉर्म में आना, भाप का लिक्विड फॉर्म में आना ही जल कहलाता है और इस प्रोसेस को संघनन विधि कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित द्रव की जलों को देखा है? देखा होगा सबने। जब थोड़ी देर तक आप दूध बॉईल करोगे ना और उस पर प्लेट रख दोगे, थोड़ी देर बाद फिर जाओगे तो देखोगे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स उस बर्तन के हाँ पीछे, मैम। उस कबर्ड के पीछे लगे होंगे। और वो जो जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? क्या छूट जाता है पीछे में? छूटे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वही रहेंगे, या तो जो भी सब्सटेंस होगा वो रहेगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक अलग किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली है एक लड़की जिसको रेत से उसको नमक निकालना है और ये समस्या आ रही है उनको। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को क्या किया है? रेत की थोड़ी मात्रा में मिला दिया है। ज्यादा नमक है और थोड़ा सा बालू है यहाँ पे उनके हिसाब से। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाए गए विधि के द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 7 में कौन सा मेथड यूज किया है देखना, आप लोग देख के बताओ। परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के लिए केवल थोड़े भाग की पुनः प्राप्ति कर पाई है। उसने कहाँ त्रुटि हुई? यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा है कि नमक उन्होंने ज्यादा लिया है, रेत थोड़ा है। रेत जब थोड़ा है और नमक उन्होंने एक पैकेट मिला दिया है तो यहाँ पे उनको ज्यादा पानी की जरूरत है। उन्होंने थोड़ा पानी डाला होगा इसलिए उनको थोड़ा नमक मिला। ठीक है? नमक जब ज्यादा है और थोड़ा सा बालू है तो उसमें ज्यादा पानी आप डालोगे तब ना बालू नीचे में बैठेगा और पूरे पानी को आप उड़ेल के एक बर्तन में अलग करोगे। जब थोड़ा सा ही, 1 ग्लास ही पानी डालोगे तो 1 ही ग्लास पानी मिलेगा ना, और 1 ही ग्लास जितना आपको नमक वापस मिल पाएगा। आपने 2 ग्लास नमक डाल दिया है, 1 ग्लास बालू डाल दिया है, तो आपको पानी तो ज्यादा डालना ही पड़ेगा ताकि उस पूरे पानी को आप अलग कर सको। समझ में आया यहाँ पे? हाँ मैम। समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो पूछो। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, समझा दे रही हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने पहेली को क्या हुआ था ना, पहेली ने 1 पैकेट नमक लिया था और मान लो थोड़ा 2 चम्मच बालू मान लो उन्होंने लिया था। उनको क्या करना था कि नमक को अलग करना था, ठीक है? बट उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी लिया। मान लो 1 ग्लास पानी लिया और 2 ग्लास बालू है और 2 ग्लास हमारे पास नमक है, 1 ग्लास पानी उन्होंने डाला। उसके बाद थोड़ा सा बालू है,
उन सब ज्यादा ज्यादा अगर आपको नमक निकालना है तो ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। अगर एक कटोरी में मान लो समुद्र की थोड़ी सी पानी ली और उसको वाष्प किया तो थोड़ा ही सा तो नमक निकलेगा ना। थोड़ा सा ही निकलेगा, अगर पानी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा नमक अच्छे से निकलेगा। मैम निकल जाता है। हाँ, पूरा जितना नमक था वो पूरा मिलेगा उनको। बट उन्होंने उस मिक्सचर में क्या किया था ना, नमक और बालू के मिश्रण में ज्यादा, अब एक पैकेट था तो सोचो कितना पानी आपको डालने की जरूरत, कम से कम एक छोटी बाल्टी तो पानी डालोगे ना भाई। हाँ मैम। हाँ मैम। उन्होंने क्या किया था, पानी थोड़ा कम ही डाला था। तो आप अगर मान लो ये छोटा सा ग्लास है, इतना ही पानी डालोगे तो आपको उस मिश्रण को मिलाने के बाद इतना ही पानी मिलेगा ना, जी मैम। मिलेगा ना। जी। और फिर इतने पानी को आप सुखाओगे तो नमक कितना मिलेगा, आधा मिलेगा या थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा या थोड़ा सा और कम हो सकता है। जी। बट अगर आपको ज्यादा नमक चाहिए तो थोड़ा पानी तो ज्यादा डालना पड़ेगा, तब ना पानी उस पानी में वो नमक पूरा डिजोल्व होगा अच्छी तरीके से। तो अच्छे तरीके से वो उसमें मिला ही नहीं, थोड़ा ही सा पानी में वो मिला, तो थोड़ा ही मिलेगा ना बेटा। अभी भी डाउट है? जी मैम, वो तो सोख लेगा, थोड़ा सा पानी रहेगा तो। सोख लेगा और थोड़ा सा ही मिलेगा, कुछ तो बालू में ही ऐसे ही घुस जाएंगे, है ना। जी जी। जी, आप समझ में आ गया। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आखिर इनको दिक्कत क्यों हुई। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनको क्यों दिक्कत हुई। अब हम आइए की पहेली की सहायता करते हैं। एक्टिविटीज 8 में उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। कहाँ त्रुटि हुई, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। एक गिलास तुम्हारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में एक गिलास तुम नमक घोल दोगी, घोल नहीं, पाओगी? वो तो एक गिलास बराबर मात्रा हो। बराबर मात्रा तो नहीं घोल। घुलेगा। एक गिलास जी। एक गिलास हम पानी जब लेते हैं तो मुश्किल से उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं या आधा चम्मच चीनी या 1 चम्मच, ऐसे तब घुल सकता है। बट क्या मैंने एक गिलास अगर पानी ही ले लिया और एक गिलास चीनी डाल दिया तो कभी डिजोल्व होगा? नहीं होगा मैम। वो जो घुलाने वाला जो सब्सटेंस है जिसको विलायक बोलते हैं, वाटर सबसे बड़ा विलायक है, सॉल्वेंट है, उसको हमको घुलाने के लिए सॉल्वेंट को ज्यादा लेना ही पड़ेगा, तब तो आप कोई चीज को घुलोगे। समझ गया है? यस मैम। इनसे गलती यही जी। हुई है। यही बोल रहे हैं कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, जैसे कि नमक और पानी, नमक और चीनी। तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं, जो पदार्थ घुल जाते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा। मान लो एक गिलास पानी लो, चीनी अब धीरे 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 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा एक ग्लास लेनी है, 1 चम्मच नमक या चीनी की आवश्यकता होगी, आधा कप जल बीकर में उड़ेलना है, आधा कप ही जल आपको बीकर में डालना है, 1 चम्मच नमक डालकर आप उसमें मिलाओ, 1 चम्मच नमक तो उसमें घुल जाएगा। अब ये महाशय बोल रहे हैं कि आप 1 चम्मच और नमक डालिए, 1 चम्मच और डालिए, और ऐसा तब तक डालते रहिए। इसी प्रकार 1 चम्मच करके आपको नमक मिलाते तथा उसको आपस में मिलाते रहना है। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाएंगे कि अब ये अविलयी नमक बन गया। अब पूरा नमक उस पानी में घुलेगा ही नहीं, सॉलिड टाइप से हो जाएगा, सॉलिड जैसा फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि उसको अच्छे से आप उसमें चम्मच भी नहीं घुमा पाओगे, नहीं ना घुमा पाओगे। नहीं मैम। हाँ, तो तो अविलयी हो जाएगा। अविलयी मतलब पूरी तरीके से उसमें डिजोल्व भी नहीं हो पाएगा, वाटर में नहीं ना हो पाएगा। नहीं। और या तो बीकर की तली में मुझे तो नहीं लगता ज्यादा डालने के बाद थोड़ा सा रहे तो बैठ भी जाएगा, ज्यादा रहेगा तो थोड़ा बैठना भी तो उसका थोड़ा टाइम लेके वो बैठेगा। समझ में आया? यदि हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। आप अगर उससे ज्यादा नमक घुलाने की कोशिश करेंगे तो बिना घुले उसी तरीके से पड़ा रहेगा, पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होगा। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है।
ठीक है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। जितना घुलना था, जितना घुल गया, उतना घुलने तक के जो काम है उसका संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। संतृप्त विलयन ये हुआ जी कि आपको जितना घुलाने की जरूरत थी आप उतना ही घुलाए, उससे ज्यादा अब नहीं घुल सकता। इसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी कि विलायक में विलय की एक निश्चित मात्रा को घुलाना ही संतृप्त विलयन कहलाता है। कि वो अब ऐसे बोलते हैं ना, वो अब तृप्त हो गया, खा करके वो तृप्त हो गया, उसकी पेट भर गई। तो हमारे वाटर की पेट अब इतनी 2 चम्मच चीनी में ही भर गई थी, उससे ज्यादा चीनी अगर डालेंगे तो वो असंतृप्त हो जाएगा, वो तृप्त नहीं रहेगा, अतृप्त हो जाएगा। समझ गए? मैम। यहाँ यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने ऐसा काम किया होगा। मैंने बता दिया कि पहेली ने क्या गलत काम किया, आप समझ में आ गया होगा। पहेली क्या की होगी बेटा? बराबर मात्रा में नमक और पानी लेके से। जैसे मैम कि कोई भी विलयन है उसमें जो मतलब पदार्थ को हम घुलाएंगे हम्म तो बराबर मात्रा में रहेगा तो घुलेगा नहीं, उससे हम्म संतृप्त विलयन कहेंगे, हम्म मतलब वो कहलाएगा मैम। हम्म और और विलायक में विलयन नहीं घुल घुल जाएगा मैम, हम्म तो हम्म उससे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। नहीं, यही यहाँ पे उल्टा समझाया है। बोल दिया तुमने। उल्टा इसलिए बोल दिया कि अब इसमें नहीं घुल पाएगा, एक मात्रा के बाद जब नहीं घुल पाएगा तो उसी को संतृप्त बोल देंगे। यहाँ लिखा है ना कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप अब ये देखोगे कि कुछ अविलयी नमक बच जा रहा है, कि अब आपको नहीं मिलाना है। जैसे ठीक है। मैम कि बराबर मात्रा में पदार्थ और जो पानी रहेगा हम्म तो वो तो नहीं घुलेगा ना मैम, उसे हाँ तो संतृप्त विलयन कहेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, असंतृप्त किसे हाँ, बोलेंगे? और पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी और पदार्थ की मात्रा कम रहेगी, जिसमें मतलब हम घोल सकते हैं पूरी उस तरीके से पदार्थ निकल, को। हाँ हाँ पूरी हाँ, तरीके से घुला उसे रहेगा। असं जी हाँ, मैम, आप सही बोल रहे उसे हो, हम सही बता। संतृप्त बोल। हाँ सही है, ये सही है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या है, पहेली ने क्या गलती की होगी ये आप लोग को समझ में आ गया। एक्टिविटीज 9 के बाद ज्यादा है क्या बेटा? देखो तो नहीं मैम, अब ज्यादा थोड़ा सा है। 10 मिनट ले पेज है। लेती हूँ, 10 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। जी मैम। बीकर में कुछ जल डालिए, एक्टिविटीज 9। कुछ जल ले लो, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुले, तब तक नमक मिलाते रहना है। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या होगा? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को जो गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, घोला जा सकता है। जिसमें ज्यादा पानी अभी भी बचा होगा उसमें तो आप घोल सकते हो, लेकिन जो ज्यादा जिसमें ज्यादा नमक डाल दिए तो उसमें तो नहीं घोलना पॉसिबल है ना। नहीं मैम। ठीक है। इस गर्म विलयन को ठंडा कीजिए। अगर वो गर्म है तो उसको ठंडा करना है। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है। जितना भी गर्म करते जाओगे तो पता चलेगा कि उसमें घुला जा सकता है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? ये पूछ रहा है कि विभिन्न विलेय पदार्थ है, क्या उसकी सेम मात्रा को जल में घुला सकते हैं? नहीं घुला सकते हैं। उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। और कोई भी विलयन ठंडा होने दो, अगर वो गर्म है आप उसको ठंडा होने दो, तभी तो उसकी तली में नीचे बैठेगा ना। जैसे चाय वाले कंडीशन में, तब अगर चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को थोड़ी देर तक चाय बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए चाय वाले पतीले को छोड़ देंगे तो देखेंगे वाटर वाला सब्सटेंस तो ऊपर रहेगा, चाय की पत्ती नीचे बैठ जाती है। देखते हैं ना। जी मैम। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गर्म विलयन को गर्म गर्म जो सॉल्यूशन था उसको ठंडा होने दो। क्या बीकर की तली में पूरा नमक बैठता दिखाई देता है? ये पूछ रहे हैं महाशय। ठीक है। यहाँ पे 2 ग्लास, एक्टिविटीज 10 में आ जाइए। 2 ग्लास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, आधा आधा कप पानी डालिए दोनों में। 1 ग्लास में 1 चम्मच नमक मिलाना है और 1 में चीनी मिलाना है।
आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। 3.2 में आपको बताया गया है कि ऐसा आपको क्या करना है। जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी दोनों में डाल दो। क्या आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? नमक वाले पानी में नमक ज्यादा घुलेगा कि चीनी वाले पानी में चीनी ज्यादा घुलेगा? नमक वाले पानी में नमक ज्यादा घुलेगा क्योंकि नमक के पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, चीनी के रवे थोड़े बड़े होते हैं, वो थोड़ा कम घुलेगा। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी आप कर सकते हो। और हम इसके बाद है, ठीक है, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। कोई भी पदार्थ लो और उसको जल में घोलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन बोलते हैं। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। जब वो घुलना बंद कर दे तो उसको संतृप्त बोलते हैं। वाटर में आपने 1 चम्मच डाला तो वो असंतृप्त है, और पूरा डाल दिए 1 गिलास में, 1 गिलास आधा गिलास चीनी की, अब वो घुलेगा ही नहीं। समझ में आया? दोनों टर्म समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, समझ गए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अब हम टर्म पूछेंगे। मैम कोई नहीं है, हम हैं अकेले। अच्छा, सब चली चली गई गई? हैं। अच्छा, ठीक है। जी मैम। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आना तो इसी से रिवीजन कर लेंगे, जितना भी पॉइंट आप पढ़े हो। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। नमस्ते। थैंक यू।